हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। ये भू आकृति की प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी देगी ये चैप्टर, और हम ये जानेंगे कि पृथ्वी का जो भाग है वो कुछ जगहों पर उभड़ा हुआ क्यों है, कुछ जगहों पर सपाट क्यों है और कुछ जगहों पर धंसा हुआ क्यों है। इन सारे चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में हमारे जरूर आएंगे कि पृथ्वी आखिर क्यों किसी जगह पे उभरी हुई है। अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो बिल्कुल सपाट है ये, और अगर हम हिमालय की तरफ जाएं तो देखते हैं कि हिमालय बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है। और किसी पठार को अगर हम देखते हैं तो हमारे अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर ये क्यों होता है पृथ्वी पे और इसके पीछे क्या रीजन है। इसी चीज को इस चैप्टर में बेसिक तरीके से बताया गया हुआ है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स वहां आते हैं जहाँ पे आपको ये चैप्टर पढ़ना होता है और आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि आपको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को छोड़ देना है। केवल हम वही चीज आपको बताएंगे जो अंडरलाइन किए हुए होंगे और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या तो रिलेवेंट होंगे या फिर आपके बेसिक नॉलेज को बूस्टअप करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भू प्रॉपर्टी को अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल आपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को देखा है। इसमें जो प्लेट्स होते हैं वो बिल्कुल वृत्ताकार रूप में इस तरीके से चल रहे होते हैं। बाकी प्लेट्स के टूटने के बाद कुछ जो है वो प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें आपने देखा था। इसके बाद ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है इसको भी आप लोगों ने देखा, और सादी चट्टानें कैसे बनती है, क्रिस्टल्स का निर्माण कैसे होता है। इन चीजों को अगर आपने देखा है तो ये चीज आप समझ में आपको आ रहा होगा कि पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल जो है गत्यात्मक रूप में है, वो गति कर रही होती है। तो इस तरीके से इसके जो एक आप देखें तो इसका एक फॉर्मेशन जो तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये जब भी टूटता है तो या तो अपने साथ भूकंप लेकर के आता है या फिर किसी नए भू आकृति का निर्माण करके जाता है। सेम चीजें यहाँ पे होती है जब आपके पृथ्वी का आकार पृथ्वी पे जो भू आकृति है वो या तो ऊपर उठी हुई उभरी हुई आपको दिखाई देती है या फिर नीचे धसी हुई या फिर सपाट दिखाई देती है। इन सारों के पीछे जो है वो पृथ्वी की जो है वो आपके सक्रिय जो आंतरिक बल होते हैं वो सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी पे दो तरीके के बल काम करते हैं। पहला जो होता है वो बहिर्जनिक बल होता है और दूसरा आंतरिक बल होता है। इसको अंतर्जात बल भी बोला जाता है। तो एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक बल जो होते हैं इसी के ऊपर आज ये पूरा चैप्टर बेस्ड है कि कैसे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बल जो है वो पृथ्वी पे भू आकृति के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसी पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग आए तो बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम उभड़ी हुई भू आकृति का विघर्षण तथा बेसिन निम्न और क्षेत्रों गति का बढ़ाव, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अब अगर इस चीज को आप देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताने का कोशिश किया गया हुआ है कि जो बहिर्जनिक बल होती है ना, वो बहिर्जनिक बल जो पृथ्वी का भू आकृति होता है, जो बिल्कुल उभरी हुई सतह है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल आसानी से भुरभुरी है और उसको कहीं पे ले जाया जा सकता है। तो बहिर्जनिक जितने बल होते हैं जो बाहर की तरफ से लगाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, वो सारे इसको समतल करने का काम करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन एक आपके पास जो है वो प्री के लिए टॉपिक आता है यहाँ पे कि तल संतुलन किसको बोला जाता है। तो ये धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग तल संतुलन बोलते हैं। जैसा मान लिए एक पृथ्वी का भाग है, यहाँ पर कुछ भाग उभड़े हुए हैं और किसी कारण बस बाह्य क्रियाओं से इसको जो है वो सपाट कर दिया गया, तो ये कहा जाएगा तल संतुलन। बहुत बेसिक बातें हैं। इसके बाद अगर हम लोग अंतर्जनिक शक्ति जो है वो निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाने का काम करती है। मतलब ये जो आपका उभड़ा हुआ भाग ऐसे दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर उठाने का काम कौन करता है? तो अंतर्जनिक बल। और बाह्य बल कौन होता है? जो इसको सपाट करने का काम करता है ज्यादातर। अब अंतर्जनिक बल में आपके वोल्केनो आ जाएंगे, भूकंप आ जाएंगे, ये सारे चीज अंतर्जनिक बल होते हैं। और बाह्य बल में आपके वायु आ जाते हैं, जल आ जाते हैं, ये सारे चीज बाह्य जनित बल होते हैं। क्लियर है?
अंतर्जनिक बल मुख्य रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल तथा बहिर्जनिक क्रिया मुख्य रूप से भूमि विकर्षण करने वाली बल होती है। अब इससे बेसिक बातें आपको एनसीईआरटी को छोड़ के और कहीं नहीं मिलने वाली है। कुछ जगहों पर अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल पे बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है, बहुत लंबी बातें। आप बस एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, आपके बेसिक फंडा क्लियर होते चलेंगे और थोड़ा सा गाइडलाइन कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है उसी के ऊपर आएंगे। तो अंतर्जनिक बल जो होता है वो मुख्य रूप से क्या करता है कि भू आकृति का निर्माण करता है। जैसे मान लिया कि हिमालय के जैसा एक पर्वत का निर्माण जो है वो अंतर्जनिक बल कर देता है। प्लेट्स टकराए कुछ इस तरीके से कि प्लेट उभर करके जो है वो हिमालय का निर्माण करते हैं, या फिर हिमालय जैसे किसी भू आकृति का निर्माण करते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा समय आता है जब गर्म हवा यहाँ पे आती है और इसके बर्फ को पिघला देती है और इसका जो हाइट है इसको दिन प्रतिदिन कम करते जाती है। ये बहुत रेयर केस है, मैं एज ए एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो ये जो हिमालय के जैसे एक पर्वत का निर्माण हुआ, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे अंतर्जनिक बल। और जैसे ही बाह्यजनिक बल लगा करके सारे बर्फ को पिघला करके बिल्कुल सपाट कर दिया जाएगा, ये आपके बहिर्जनिक बल हो जाएंगे। अदरवाइज अगर इस पे हिम नहीं होगा, बर्फ नहीं होगा और ये जो है मानते हैं कि एक पठार होगा, तो इससे वायु के द्वारा अपर्दन करके अगर इसको पूरी तरीके से गिरा दिया जाता है तो भी ये क्या होगा, तो ये जो है वो बहिर्जनिक बल का कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब अगर हम लोग और देखें तो यदि उन प्रक्रियाओं को जिनमें धरातल के विभिन्न आकार दिया जा रहा है वो अभी दे रही है, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनमें यह निर्मित हो रही है को समझ लिया जाए, तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि संसाधन का संरक्षण भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज बन करके हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम पश्चिमी घाट को बिल्कुल बचा नहीं पा रहे हैं। और पश्चिमी घाट जो है ये मौसमी क्रियाओं को टर्न करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो अगर पश्चिमी घाट जिस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं वहाँ के पेड़ पौधे, अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे, या फिर हिमालय में जिस तरीके से वनस्पतियों का कमी होते जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इन सारे चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से अगर इस पूरे बेसिक फंडा को समझ लिया जाए कि कैसे एक भू आकृति का निर्माण होता है और कैसे उसका जो है वो बहिर्जनिक बल के द्वारा समापन होता है, तो ये भी हमें जो है वो इसके संरक्षण के लिए जो है एक बहुत बड़ा टिप्स दे करके जाएगा। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग से किसी चीज को खतरा होगा तो हम जलवायु के का जो तापमान है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, देन ये मेरा जो है वो चीज बचा हुआ रह जाएगा। यही बोलने की कोशिश की गई है। भू आकृति प्रक्रियाओं के रूप में अगर आप आइएगा तो धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनिक एवं बाह्यजनिक बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृति प्रक्रियाएं कहते हैं। ये आपके मेंस के लिए हो जाएगा। जब भी आप पेपर दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें अगर आपसे बहिर्जनिक बल के बारे में कोई चीज पूछे और भू आकृति प्रक्रिया किसको बोला जाता है, तो आप इसको आसानी से पुट कर सकते हैं, ये आपके मेंस फैक्टर में आ जाएंगे। और जो मेन चीज आपके आ जाते हैं अपक्षय, बृहद क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृति क्रियाओं के बहुत सारे परिणाम हैं जिसके कारण बहिर्जनिक बल काम करते हैं। और इसी से जितने बहिर्जनिक बल होते हैं वो किसी चीज का समापन करते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बहिर्जनिक बल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, जैसे वायु के द्वारा और जल के द्वारा भी ऐसा कर दिया जाता है। अगर हम प्राकृतिक के किसी भी बहिर्जनिक बल के तत्वों की बात करेंगे तो उसमें जल, हिम और वायु आ जाते हैं, जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम होते हैं और भू आकृति का कारण बन करके आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में यहीं तक पढ़ना था, इसके बाद आपको अब इस स्लाइड में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट में जो भी आपको ये सारी चीजें दी गई हुई है उसको देखना है। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये क्या है ये बिल्कुल अगर आप पढ़ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करोगे फिर। हाँ, अगर आपके बेसिक नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करना है तो आप इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसको पढ़े, नहीं तो इसको बिल्कुल स्किप करते हुए चले। जो भी पॉइंट आपको हाईलाइट करके दिए जाते हैं केवल उसी के ऊपर फोकस करना है आपको, और वही चीज पढ़िए, वही आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे वो प्री में आए या फिर मेंस में आए आपके। अगर आए हम लोग गुरुत्वाकर्षण के ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो होता है कि ये बल है जिसके कारण पृथ्वी पे अलग चीजों का निर्माण होता है, और ये चीजों को सेटल करने में और उसको जो है वो कांस्टेंट करने में बहुत हेल्प करता है। और ये
जो है ना, ये गुरुत्वाकर्षण जो है वो पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है, और सभी संचलन, चाहे वो पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर के क्षेत्र को बढ़ना, ये सारे जो है आपके गुरुत्वाकर्षण इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। अब अगर हम लोग अंतर्जनिक प्रक्रियाओं के ऊपर आएंगे, तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भूआकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल का स्रोत होती है। और पृथ्वी के अंदर ऊर्जा अधिकांशतः जो होती है, जैसे पृथ्वी के अंदर आपने देखा था कि अंतरीय ऊर्जा एक बहुत बड़ा हमारे पास रिसोर्सेज बन करके आने वाला है, क्योंकि इसका अगर हम उपयोग करेंगे तो इससे हम टरबाइन चला करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं, ये आपके या फिर कोयले का निर्माण हो जाता है। ये सारी चीजें या तो रेडियोधर्मी से क्रियाओं से होता है, या फिर घूर्णन से, या फिर ज्वारीय घर्षण से, या पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा जो होती है इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। अगर भूतापीय प्रवणता के अंदर से निकलने वाले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखी को जो है वो प्रेरित तो करती ही है, लेकिन ये हमारे रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा साधन बन करके आएगी। अगर भूमि के अंदर का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए वो ज्वालामुखी का उद्गार करता है, और फिर आपके लिए जो है वो ये जो है ऊष्मा प्रवाह का काम करता है, जो बिल्कुल पृथ्वी से इस तरीके से निकलते हुए आती है, और एक तरीके से ये जो है वो पब्लिक प्लेस बन करके आपके सामने में आ जाता है। ये सारे बातें थी। अगर पटल विरूपण की बात करें, तो वो सभी प्रक्रिया जो भूपटल को संचालित, उत्पादित और निर्मित करती है, उत्थापित जो होता है ये इसको और निर्मित करती है, ये पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। तो जितने भी क्रियाएं होती है, जो भूप्रपट्टी, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूप्रपट्टी कहलाता है, उसको संचालित करती है या फिर निर्मित करती है या इसको खत्म करती है, ये सारी जो है वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इसके बाद इसमें किसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये चीजें कभी आपके एग्जाम में नहीं आने जाने को है। ये आपके लिए तब इम्पोर्टेंट है जब या तो आप 10+2 का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का एग्जाम हो आपके, तभी ये आपके काम आएंगे। ज्वालामुखीयता की अगर बात करें, तो ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सैलो या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है, इसको ज्वालामुखीयता बोला जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के बारे में आपने जाना, लेकिन यहाँ वोल्केनोनिज्म के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई सैलो या लावा का भूतल की ओर संचालन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जैसे कि ज्वालामुखी से अगर कोई आंतरिक स्वरूप का निर्माण हो जाता है या बाह्य स्वरूप का निर्माण हो जाता है, उसको हम लोग ज्वालामुखीयता बोलेंगे, वोल्केनोनिज्म बोलेंगे। बहिर्जनिक क्रियाओं के ऊपर है, हम लोगों ने अंतर्जनिक क्रियाओं को देखा। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। जितने भी बहिर्जनिक क्रियाएं होती है, चाहे वो आपके जल हो जाएंगे, वायु हो जाएगी, ये सारे चीज, या फिर हिम, ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा तो सूर्य के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है, ये वायु को गर्म या ठंडी करती है। फिर आपके अंतर्जनिक शक्तियों से जो नियंत्रण विवर्तनिक होते हैं, उससे ये कंट्रोल्ड होती है, इन सारे चीजों से ये कंट्रोल होती है, और ये जो है एक अहम भूमिका निभाती है, चाहे वो भू आकृति का निर्माण हो या उसको खत्म करने की बात हो उस वक्त। अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करें, तो गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जैसे कि कुछ इस तरीके का कोई सतह होगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से आप किसी चीज को छोड़िएगा, डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के वो रुक जाएगा, हो सकता है यहाँ से बाहर भी जाएगा। ये सारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। और अगर देखें हम लोग, तो प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहा जाता है। ये आपके प्री के लिए आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिबल किसको बोला जाता है, स्ट्रेस किसको बोला जाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहा जाता है। और ठोस पदार्थ में प्रतिबल जो होता है वो धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। ये भी आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइंस में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ठोस पदार्थ में प्रतिबल का निर्धारण कैसे होता है, या फिर प्रतिबल कैसे उत्पन्न होता है। तो या तो आप उसको धक्का दीजिएगा तब होगा, या फिर उसमें खिंचाव कीजिएगा तब होगा। क्लियर है यहाँ की बातें। अब अगर हम लोग और आए इस चैप्टर के ऊपर, तो धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी
प्रभावित होता है, जो कि तापमान में परिवर्तन क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने शरीर को अगर किसी फाइबर के कुर्सी पे अपने हाथ को अगर रगड़ते हैं तो आपके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल उस कुर्सी में सट जाते हैं। ये आपके जो है वो क्या होता है कि दो सजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है और दो सजातीय ध्रुवों के बीच में विकर्षण हो जाता है और दो विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके पास। सेम उसी तरीके से धरातल पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त आणविक बल भी उसी तरीके से काम करते हैं, जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, क्रिस्टलीकरण होता है और पिघलन द्वारा उत्पन्न बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीजें आपको बताई गई। बाकी अगर सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है। अगर आपसे एक बार बोल दिया जाए कि अनच्छादन क्या होता है तो आप ये समझ जाइए कि बहिर्जनिक बल के द्वारा जो भी प्रक्रियाएं हुई है उसको हम अनच्छादन के रूप में रखेंगे, ठीक है। और अनच्छादन शब्द का अर्थ होता है निरावृत्ति, मतलब स्ट्रिप ऑफ करना, मतलब आवरण को हटा देना। जैसे ही आच्छादित होगा मतलब आवरण को हटाएगा। एक मान लिया कि इस तरीके का पर्वत होगा और इस पे दो लेयर इस तरीके से चढ़े हुए होंगे, तो एक हवा के कारण, जल के कारण या वायु के कारण यहाँ से अगर एक परत हटता है तो ये क्या कहा जाएगा, ये वाला कहा जाएगा कि ये आच्छादित होकर के हटा है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और अगर हम लोग आएंगे अपक्षय के ऊपर, तो अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों के धरातल के पदार्थों पर की गई प्रक्रिया सम्मिलित होती है और अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रिया है जो पृथक सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। जैसे जैसे अपक्षय होते जाएगा वैसे वैसे धरातल पर जो है वो अलग तरीके के आपको देखा जाए तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलते चला जाएगा। वो अलग तरीके से प्रभावित करता है किसी भी ठोस को। मान लें कि एक ऐसा गोला था और इसमें अपक्षय होना स्टार्ट हुआ, तो अपक्षय अलग तरीके से हो सकते हैं, ये रासायनिक कारण भी हो सकते हैं। तो इस कारण से जो अपक्षय होगा, अब ये कुछ इस तरीके के चांद का आकार बन जाएगा, ये इसमें अपक्षयन का कारण होता है। और इसी के प्रकार चीजों को हम लोग देखने वाले हैं कि अपक्षय किस तरीके से होता है। तो अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती है वो भौमिक, जलवायुवीय, स्थलीय और वनस्पति कारणों के द्वारा जो है वो प्रतिकूलित होती है। ये सारे चीज अपक्षय में अहम भूमिका निभाती है। और अपक्षय जो होता है वो प्रमुखतः 3 प्रकार का होता है, जिसको रासायनिक बोला जाता है, भौतिक बोला जाता है और जैविक बोला जाता है। अब मेन चीज इसी को डिस्कस करना है हमें। इसके बाद बहुत लंबे चैप्टर्स हैं, बट आपके बेसिक नॉलेज को बहुत बूस्टअप कर रहा है। आप बीच में वीडियोस को मत छोड़िए, ये आपके आइडियाज को बूस्ट करेगा कि हम कैसे अपने से किसी चीज को पढ़ सकते हैं। और एक वीडियोस देख करके आप फिर इस चीज को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे कि हमें किस किस चीजों को छोड़ना है, किस चीजों को पढ़ना है और कहाँ हमें स्किप करना है, किस चीजों को नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। रासायनिक अपक्षय की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अपक्षय प्रक्रिया एक सामूहिक रूप जैसे कि विलयन, कार्बोनेशन, जलयोजन, ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन तथा न्यूनीकरण का कार्य करता है, जो कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित होती है। आप देखते होइएगा कि कोई एक भाग होगा पृथ्वी का, जहाँ पे पृथ्वी के एक भाग पे या फिर किसी पर्वत के या पठार के भाग में रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है वहां पे कोई एक भाग होगा, वो भाग बिल्कुल पीला पड़ गया होगा और एक भाग जो है वो बिल्कुल रेड हो चुका होगा। ये सारे रासायनिक अपक्षय होते हैं और रासायनिक क्रियाएं उस पे होती रहती है, जिसके कारण जो है वो या तो उस भाग का चट्टानों का न्यूनीकरण कर देता है, मतलब उसकी संख्या को कम कर देता है, उसको घटा देता है। या फिर जैसे कि आप एक बहुत अच्छा उदाहरण आप जो है वो ताजमहल का ले सकते हैं। ताजमहल के जो संगमरमर है वो पीला पड़ते जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या होगा? इसमें जो है रीजन है वो रासायनिक अपक्षय ही है। रासायनिक अपक्षय के कारण या तो वो झर रहे होंगे बिल्कुल अलग तरीके से, उसमें न्यूनीकरण हो रहा होगा। तो ये चीजें आपको रासायनिक अपक्षय के कारण के रूप में देखने को मिल जाएगी। और इसी में आ जाता है आपका घोल और विलयन। तो जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्व को जल या अम्ल का घोल कहते हैं। मान लिया कि कोई एक नमक को आप ले लीजिए, सोडियम को ले लेते हैं आप, और इसको आप अगर क्या करते हैं कि जल में जो है वो घुलित कर देते हैं, मतलब जल में मिला देते हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? ये एक घोल कहा जाएगा जो जल और नमक का होगा। चीजें क्लियर है यहाँ तक?
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे तत्व, कार्बोनिक एसिड युक्त जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने को बनाना, इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड में घुले होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूना पत्थर में क्या क्या पाया जाता है, तो इन ऑप्शनों में से अगर आपको सारी चीजें याद रहेंगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपके प्री फैक्टर्स में आते हैं। कार्बोनेशन की अगर बात करें तो कार्बोनेशन एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रक्रिया का प्रतिफल जो होता है वो कार्बोनेशन होता है। तो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट जब खनिज के साथ मिल जाते हैं तो इसका जो प्रतिफल आता है, इसका जो आपको रिजल्ट आएगा वो कार्बोनेशन कहलाएगा। और ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज के पृथक करने में एक अहम प्रक्रिया है। तो इसको आप प्री में जोड़ लीजिएगा, ये प्री से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके कि किसको पृथक करने के लिए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कई अवशेष नहीं छोड़ते हैं, कोई भी अवशेष इसके अंदर से नहीं आता है और इसके फलस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। यहीं पे आपसे क्वेश्चन आ जाएगा फिर प्री का कि भूमिगत गुफाओं का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट जब कार्बनिक एसिड में घुल जाता है तो कोई भी अवशेष नहीं छूटता है और इससे क्या होता है तो भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। ये डायरेक्ट आपके प्री में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जलायोजन की बात अगर करें तो जलायोजन जल का रासायनिक योग होता है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बन जाती है और यही जलायोजन हो जाता है यहीं पे। अब अगर आए हम लोग ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण की बात करें तो इस चीज को हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है, बहुत अहम भूमिका निभाती है और इसमें आपके लिए लोहे में जंग लगना एक बहुत जो है वो बेसिक एग्जांपल है आपके पास। और सेम चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हुई है जिसको आप जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। अब भौतिक अपक्षय की अगर बात करें तो भौतिक या आंतरिक अपक्षय प्रक्रिया कुछ अनुपयुक्त बलों के पर निर्भर करती है। मान लिए कि एक पत्थर यहाँ पे पड़ा हुआ है और ऊपर से जो है वो अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण यहाँ पे क्या होता है कि ये घिसते 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 बिल्कुल इस तरीके का निर्माण हो जाता है। तो इसमें भौतिक क्रियाएं जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाएगी और इसके अंतर्गत जो क्रियाएं आती है भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत वो गुरुत्वाकर्षण आता है, ताप आता है, बल आता है, आद्रन आता है। ये सारे चीजें आपके भौतिक अपक्षय में अहम भूमिका निभाती है। तापक्रम एवं परिवर्तन एवं विस्तारण की अगर बात करें तो सेलों में विद्यमान जो विभिन्न प्रकार के खनिज स्वयं के विस्तार एवं संकुचन की अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रबर को अगर आप ले लेते हैं तो रबर में एक पावर होता है कि एक लिमिट एरिया तक फैल सकता है और इसको ये भी पता होता है कि वो कहाँ तक सिकुड़ सकता है। तो ये चीजें उसकी अपनी एक नेचर होती है और तापक्रम बढ़ने के साथ प्रत्येक खनिज फैलता है। मान लिया कि इस रबर को आप जो है वो गर्म कीजिएगा तो ये फैलना स्टार्ट करेगा या पिघलना स्टार्ट करेगा। सेम चीजें आपके खनिज के साथ होती है एवं अपने निकष्ट खनिज को दबाता है तथा तापक्रम गिरने के साथ उस तदनुपात संकुचित हो जाता है और यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जो है, अधिक ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ दैनिक तापांतर बहुत कम होता है सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। आप यहाँ देखते होइएगा कि जहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि एक जगह पे बहुत बड़ा आपको जो है वो पत्थर दिखाई देगा और एक जगह पे इसी में धंसा हुआ एक छोटा सा पत्थर दिखाई देगा। तो ये सारे चीज जो आपके होते हैं वो तापक्रम में परिवर्तन के कारण आपको देखने को मिल जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट ऊपर हम लोग तो हिमकरण और पिघलन एवं तुषार वेजिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। तो सेलों के रंध्रों एवं दर्राओं में बार बार हिमकरण एवं पिघलन होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होता है। यह प्रक्रिया मध्य अक्षांशों में अधिक ऊंचाइयों एवं हिमकरण एवं पिघलन की प्रायः पुनरावृत्ति होती है एवं सर्वाधिक प्रभावी होती है। ये प्रक्रिया आपको उस जगह पे देखने को मिलेगी जो या तो अपने आप में ढलाऊ वाला एरिया होगा और या फिर बिल्कुल ऊंचाई वाला एरिया होगा, कुछ इस तरीके के। यहाँ पे आपके जो है वो हिमकरण देखने को मिल जाएगी और ये जो है वो क्या करते हैं तो ये छोटे छोटे दर्रों में जो है ना इसको भरने के साथ साथ उसको और चौड़ा करने का काम करती है ये चीजें। लवण अपक्षय की अगर बात करें तो सैलो में
नमक तापीय क्रिया जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एवं बोरियम जैसे कई लवणों में आयनिक फैलाव की आवृत्ति होती है और रेगिस्तानों में 30 डिग्री से 50 डिग्री से अधिक के सतह पर उच्च तापक्रम लवण विस्तार में सहायक करता है। और ये जो क्रियाएं होती है इससे क्या होता है, तो क्रिस्टलीकरण को बहुत ज्यादा इसमें आप बोले तो प्रोत्साहन मिलता है। लवण क्रिस्टल के वृद्धि के लिए खड़िया बड़ी सुगमता से टूट जाता है। इसके बाद जो है वो चूना पत्थर, बालू, रेत, सैल, नीस, ग्रेनाइट, इन सभी की स्थिति जो है इसकी निर्माण हो जाती है। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपके लवण अपक्षय कहलाती है। इसके बाद अगर हम जैविक कार्य एवं अपक्षय की बात करें तो जैविक कार्य में जो है वो केचुओं, दीमक, चूहे, कृंतों आदि जैसे जीवों के खोदने और की क्रियाओं से जो है आप देखते होइएगा कि कहीं ना कहीं से किसी चीज का निर्माण हो जाता है, किसी आकृति का निर्माण हो जाता है, तो इसमें जो है उसके कारण भी अपक्षय किए जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि कुछ जगहों पे जो भू प्रॉपर्टी है वो जरूरत से ज्यादा आपसे बता दें कि भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण इसका अपक्षय बहुत आसानी से हो पाता है। तो जैविक अपक्षय यही कहलाता है। बाकी जो आपके आता है अपक्षय के महत्व की अगर हम लोग बात करें तो अपक्षय प्रक्रिया सेलों के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रसार एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, अपितु अपरदन एवं बृहत संचालन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अपरदन जब होता है, जैसे कि अगर जल की बात करें या वायु की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं से एक जो है वो आप देखिएगा तो संचालन का भी काम करता है। ये अपने साथ मिट्टी को बहा करके दूसरे जगहों पर जब लेकर के जाता है तो यहाँ का एरिया भी उपजाऊ हो जाता है जो अनुपजाऊ होता है, तो इसमें भी अहम भूमिका निभाता है ये। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है लौह, मैग्नीज, एल्युमिनियम, तांबा, अयस्क के इन समृद्धि एवं संकेंद्रण में ये सहायक हो जाता है। और किसी किसी जगहों पर इसका इतना ज्यादा मात्रा एकत्रित हो जाता है कि उस जगह को जो है वो आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाता है। बृहत संचलन की अगर हम लोग बात करें मास मूवमेंट की, तो बृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सेलों का बृहत मालवा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसी को हम लोग बृहत संचलन बोलते हैं। और इसी से आपके बालू, गिट्टी वगैरह का निर्माण होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मंद संचलन की, तो मंद जो है वो विरूपण जो होता है इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि माध्यम जो एक अगर बोलेगा तो मैंडेटरी स्टेप्स इसके होते हैं, मध्यम तीव्र होते हैं ये, एवं मृदा के आच्छादित ढाल पर घटित होते हैं। इसमें पदार्थों का संचालन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इसमें जो सम्मिलित पदार्थ जैसे कि मृदा एवं सैल का मालवा होता है ये अपने साथ आपको जो है वो अलग तरीके के रिजल्ट देने स्टार्ट करेंगे। ये आपके मंद जो है वो कहे जाएंगे, ये आपके मंद संचलन कहे जाएंगे, जिसको बोला जाता है स्लो मूवमेंट। इसके बाद तीव्र संचलन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं रैपिड मूवमेंट की, तो ये संचलन अर्ध जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होती है। और यह संतृप्त चिकनी मिट्टी या गाढ़ी धरातल पदार्थों का निम्न अंशों वाली वेदिकाओं या पहाड़ियों के सहारे निम्नामुख संचालन मृदा प्रवाह करती है। और यहाँ पे इतनी तेज गति से मूवमेंट होता है, संचालन होता है कि एकदम बिल्कुल बोले तो अर्ध जलवायु जहाँ की होगी वहां पे ये संचालित होगा और अपने साथ बहुत जल्दी जल्दी जो है वो स्थलाकृतियों का निर्माण करते चला जाएगा। ये आपको रेगिस्तान में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। रेगिस्तान में आप एक बार जिस रास्ते से जा रहे होते हैं आप उस रास्ते में भ्रमित हो जाएंगे कि हमने इसी रास्ते से आया है या नहीं आया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वहां पे बालुओं के द्वारा जो है वो स्थलाकृति का निर्माण होते चला जाता है। ये चीजें हैं। इसके बाद अगर हम लोग भूस्खलन की बात करें तो भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगमन्य संचालन होता है, जिसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं और असंलग्न बृहत के आकार एवं आकृति शैली में अनियंत्रितता प्रकृति संरक्षण एवं अंश तथा ढाल की ज्यामितीयता पर निर्भर करती है। यहाँ पे जब भी आप भूस्खलन की बात कीजिएगा वहां देखिएगा कि वहां का जो भू प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल भुरभुरा होगा और शुष्क प्रदेशों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर उस जगहों पर जहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा वर्षा होगी या फिर भूकंप के चांस होंगे।
जस्ट अ मिनट, जहाँ पे भूकंप के चांस होंगे उस जगह पर ये आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगा, या फिर जहाँ पे अलग तरीके के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जो एक बोले तो एक क्रिटिकल सिचुएशन में जब किसी भूस्खलनाकृति का निर्माण होता है उस जगह पे भी आपको भूस्खलन देखने को मिल जाएंगे। तो पृथ्वी के पिंड के पाश्चात्य आवर्तन के बिना मालवा का तीव्र लोटन या स्खलन मालवा स्खलन कहलाता है। मालवा स्खलन में खरे या प्रलंबी फलक से मिट्टी मालवा का प्राय स्वतंत्र पतन होते चला जाता है। मतलब कि इस जगह पे जो है वो इस तरीके से स्खलन होगा कि बिल्कुल यहाँ पे ये वृत्ताकार रूप में नीचे गिरता हुआ चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मालवा स्खलन। और इम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो कुछ यहाँ है अपर्दन एवं निक्षेपण की बात। तो अपर्दन के अंतर्गत सैलों के मालवे के आवृत्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। और पिंडाकार सैल जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो उसको अपर्दन की भूआकृति कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु लहरें एवं उनको एक स्थान से हटाकर के दूसरे स्थान पर ले जाती है, जो कि इन कारकों के गंतव्य स्वरूप पर निर्भर करती है। तो ये आपके अपर्दन कहे जाएंगे। जब वायु लहरें हिमानी इत्यादि के द्वारा जो है वो स्थलाकृति में चेंजेस आते हैं या फिर उनके भाग को तोड़ करके दूसरे जगह पर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, तो ये अपर्दन कहे जाएंगे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है मृदा का निर्माण, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखें आप तो मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थों तथा पौधे के पोषित करने की क्षमता होती है। एक अकेला जगह है जहाँ पे पौधे और जीवित पदार्थ को पोषण मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे खाने की हर एक चीजें अवेलेबल हो पाती है। और मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनावरत चलते रहती है। एक अगर आप देखें तो एक जीव जब मरता है तो वो डिकम्पोज होता है या फिर डिकम्पोज होता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। उसकी हड्डियां जो है वो मिट्टी में जाती है और कुछ समय के बाद वो जो है वो हमें अलग रूपों में देखने को मिल जाती है। तो ये इसके अंदर रासायनिक के साथ साथ भौतिक और जैविक सारी क्रियाएं रेगुलर वे में चल रही होती है। और मृदा अपक्षय अपकर्षण का परिणाम है, यह वृद्धि का माध्यम है, क्योंकि मृदा में जैसे जैसे अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, वो मृदा को और ज्यादा बृहत और अच्छा बनाते हुए चला जाता है। ये चीजें देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर। और मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं, मृदा निर्माण या मृदा जनन जो होता है, पोडोजेनेसिस, ये सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। अपक्षय जैसे मान लिए कि अपक्षय अगर हो सकता है तो वो पानी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है या फिर हिमानी के द्वारा हो सकता है। ये सारे अपक्षय के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और ये पहाड़ों से जो निकलने वाले पहाड़ों से जैसे ही निकलती है ये नदियां या फिर हिमानी जब पिघल करके नीचे की तरफ आती है तो वो अपने साथ जो है वो बहुत महीन मात्रा में जो है वो पहाड़ों को तोड़ते हुए, पठारों को तोड़ते हुए लेकर के आती है और वो मिट्टी का निर्माण करते हुए चली जाती है। यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर सर्वप्रथम अपेक्षीय प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप और बैक्टीरिया या अन्य निष्कृष्ट पौधे जैसे कि काई एवं लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाने के बाद ही मृदा को और जो है वो मृदा निर्माण में जो है वो आपको वो चीज देखने को मिली थी, डेवलपमेंट। मृदा निर्माण के कारक की अगर बात करें तो मृदा निर्माण के कारक में अगर आप देखिएगा तो मूल पदार्थ जो सैल होती है वो अहम भूमिका निभाती है। स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय, ये सारे चीज मृदा के निर्माण में जो है वो अहम भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले अगर जलवायु की बात करें हम लोग तो जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, क्योंकि जिस जगह पे जलवायु, जैसे कि किसी जगह पे 45 डिग्री का टेम्परेचर होगा, वहाँ का जो मिट्टी होगा वो बिल्कुल सूखा होगा, वहाँ कोई चीज अवेलेबल नहीं हो सकता है आपके लिए, आप किसी चीज को उगा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जलवायु अहम भूमिका निभाती है। जिस जगह का जलवायु एप्रोप्रिएट होगा वहाँ जो है वो मृदा का निर्माण होगा। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो मूल पदार्थ सैल भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो मृदा निर्माण में मूल सैल एक सक्रिय नियंत्रण जनक है और मूल सैल कोई भी स्वस्थान या उसी स्थान पर अपक्षयित सैल, मालवा या लाए गए निक्षेप की हो सकती है, जो मृदा के निर्माण में जो है वह अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद जो आता है वो आता है आपके स्थलाकृति और उच्चावच। तो मूल सैल की भांति स्थलाकृति भी एक
एक दूसरा सक्रिय नियंत्रक होता है। जिस जगह का स्थलाकृति जो है वो उच्चावच मतलब बहुत ऊंचाई के ऊपर होगा, वहां पे की जो मिट्टियां होगी, वहां पे मिट्टियों का निर्माण बहुत जल्दी जल्दी होगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पे अपरदन और अपक्षयन के कार्य बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैविक क्रियाएं की अगर बात करें तो वनस्पति अपरदन एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में विद्यमान रहती है। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण और क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होती है। और कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होती है, मृदा के मूल पदार्थों के जैविक के विनियोजन में सहायक करते हैं। और बैक्टीरियल कार्य भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि राइजोबियम वाली बात जो आपको बताया गया हुआ था, वो भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाती है, जो नाइट्रोजन को कंट्रोल करने में एक अहम कारक है। इसके बाद राइजोबियम एक प्रकार का जो पौधा है, एक प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है, ये अलग तरीके से पाया जाता है इसमें। और मेजोवाइन पौधे में के लिए ये लाभकारी होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को क्या करता है, ये आपके प्री के फैक्टर से इसको प्री में जोड़ लीजिएगा, और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो बिल्कुल ऑक्सीकृत कर देता है। इसके लिए खाने बनाने के उपयोग में लाता है। ये पौधे के जड़ों में पाया जाता है, तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और इसके बाद अगर कालावधि की बात करें मृदा के, तो मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि मृदा निर्माण क्रियाओं के प्रचलन में लगने वाले जो समय होते हैं, वो अवधि में परिपक्वता के साथ ही ये चीज क्लियर होगा। क्योंकि जिस जगह का मृदा अभी परिपक्व होता है, जब मृदा निर्माण में सभी प्रक्रियाएं लंबे काल से चल रही होती है, अगर मृदा परिपक्व नहीं होगा तो उस जगह पे मृदा बहुत अच्छी आपको और गुणवत्ता वाली नहीं दिखाई देगी। तो ये था आज के चैप्टर के लिए, जिसमें हम लोगों ने भूस्थलाकृति के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट जितने बेसिक बातें थी और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थी उसको देखा, भू आकृति प्रक्रियाओं के बारे में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।